बेटा ये आज जो हमारा लेक्चर है ये 25th लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 का। हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वो इंडक्टेंस के बारे में है। तो लास्ट टाइम जो सर्दियों की छुट्टियों से पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था आरएल सर्किट्स के बारे में। और आरएल सर्किट हमने डिस्कस किया। मैं आज उसको दोबारा से एक दफा रिपीट भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफी दिन गुजर गए। और आगे जो हमने पढ़ना है एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और चूंकि ये इस इंडक्टेंस के साथ रिलेटेड है तो मैं इसलिए इसको रिपीट भी एक दफा करूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे पूछें। अच्छा बेटा, आरएल सर्किट्स के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने ये देखा था कि ऐसा एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट दैट हैज अ लार्ज इंडक्टेंस इज कॉल्ड एन इंडक्टर। इंडक्टेंस होती क्या है ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। और इंडक्टर का सिंबल जो है ये आप सामने आपको दिखाया हुआ है। और इंडक्टेंस कैसे, इंडक्टेंस होती क्या है, इंडक्टेंस जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट के फ्लो को रोकती है। और जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या करती है, करंट में चेंज को रोकती है। जो टाइम के साथ जो करंट में चेंज आती है और ये इंडक्टेंस उसको रोकती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और ये हमने एक सर्किट पढ़ा था इंडक्टेंस की, जो बैक ईएमएफ भी इसे कहते हैं, ये बातें हो चुकी हैं। तो एप्सिलॉन एल से रिप्रेजेंट करते हैं बैक ईएमएफ को, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। डी आई ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज इन करंट था। और जो एल है ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सर्किट आपके सामने जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है, उमर अली का जो क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन किया मैंने। और उसमें ये था कि जब आप अभी इन द बिगिनिंग देयर इज नो करंट इन द लूप, और जब हम इसकी को S1 को क्लोज करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। जब फ्लक्स में चेंज आई तो क्या होगा फिर, इसी इसी लूप के अंदर, इसी सर्किट में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा। यहाँ कह लें कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। करंट की वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग फ्लक्स जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इंड्यूस करंट होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो फिर सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा था किरचॉफ्स रूल जो है, किरचॉफ्स जो लूप रूल है वो हमें बताता है कि जो बैटरी की जो ईएमएफ है, मतलब टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस, वो इस सर्किट में जितने एलिमेंट लगे हुए हैं उनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसके सम के बराबर होती है। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस जितना जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज आई आर। ये टोटल में से हमने आई आर माइनस कर दिया। फिर जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा इंडक्टर के अक्रॉस दैट इज माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये इस इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हैं। तो फिर ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि ये इसमें हमने कुछ एप्सिलॉन ओवर आर को हमने एक्स के इक्वल लिख लिया था। एप्सिलॉन ओवर आर माइनस आई को एक्स के बराबर लिखा था। फिर डी एक्स वाज इक्वल टू माइनस डी आई। तो ये रिप्लेसमेंट की थी हमने लास्ट इक्वेशन में। फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया था, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था। लिमिट्स अप्लाई कर दें 0 से t तक तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था, जो x इज इक्वल टू x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस RT ओवर L के बराबर आ गया था। ठीक है, तो फिर हमें पता था कि जब इनिशियली इन द बिगिनिंग जो करंट था वो 0 था क्योंकि कनेक्ट नहीं की हुई थी बैटरी। और वो कौन सा टाइम था, दैट वाज t वाज इक्वल टू 0। तो उस जगह उस वक्त फिर x नॉट की जो वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर r आ गई थी। हमारे पास फाइनली जो करंट का रिलेशन आया था दैट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर r मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस RT ओवर L के बराबर आ गया था।
ठीक है, आगे जो हमने इसको प्लॉट भी किया था करंट वर्सेस टाइम, कि करंट कैसे बढ़ता है सर्किट में, और जो चेंज इन करंट है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। एक बात और हमने पढ़ी थी कि वो था टाइम कांस्टेंट, टाउ दैट वाज इक्वल टू एल ओवर आर, और ये हमें बताता है कि जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि करंट चेंज कैसे होता है, करंट कैसे बढ़ता है जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर इंडक्टर क्या करता है, मतलब इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को रोकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब आपने सर्किट में जो बैटरी लगाई, बैटरी को कनेक्ट किया, तो करंट एट वंस पीक पे नहीं पहुंच जाता, बल्कि आस्ता आस्ता पहुंचता है। वो क्यों आस्ता आस्ता पहुंचता है? ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन या ड्यू टू बैक ईएमएफ। अब जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है टू रीच at 63.2% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, तो उस टाइम को हम कहते हैं दैट इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट को भी हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट से आपको बताऊंगा कि ये टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। यानी ये वही सर्किट है, जब आपने की को S1 को क्लोज किया एट t इज इक्वल टू 0, इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ, इस एक्सिस पे करंट लिया हुआ। जब आप स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन दिस इंक्रीज इज नॉट एक्सपोनेंशियल, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता लीनियरली, ऐसी समझे जैसे लीनियर इंक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इन द बिगिनिंग स्टार्ट में इंक्रीज ज्यादा है, उसके बाद जो करंट है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर ये स्मूथ अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच के स्मूथली जो है ये फ्लो करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ द करंट हम कैसे फाइंड करते हैं? जितने ईएमएफ है उस बैटरी की, वो डिवाइडेड बाय आर जो है, यहाँ से हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल जाती है। और जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है टू रीच एट 63% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर ये प्लॉट किया हुआ है टाइम वर्सेस चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट डी आई ओवर डी टी। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो चेंज आ रही है करंट में, मतलब जीरो से जब कुछ वैल्यू आती है एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चेंज आती है, फिर वो जो चेंज है करंट में वो आस्ता आस्ता कम होती जाती है, फिर वो चेंज रेट ऑफ चेंज जो है वो आस्ता आस्ता 0 को अप्रोच कर सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद ये जो है करंट वर्सेस टाइम, एक और ग्राफ प्लॉट किया हुआ जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा था लास्ट टाइम कि इस इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है, आपकी बुक में हिंट्स दिए हुए हैं, तो ये गालबन आपने ड्राइव कर ली होगी, और असाइनमेंट जो है आप आज की असाइनमेंट के साथ ये मुझे जमा करवा देंगे, ठीक है। आज आपको मैं तो पहले 3 एग्जांपल्स इस चैप्टर की वो असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ये अमूमन जो इंटरव्यूज होते हैं या जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं वहां पे पूछा जाता है कि जो एनर्जी है ये कैसे स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो सकती है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकती है या नहीं। तो इसका जवाब आपने कहना है कि हाँ हो सकती है, कि लेकिन इनके मैकेनिज्म्स डिफरेंट होते हैं एनर्जी को स्टोर करने में। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करनी हो तो हम कहते हैं दैट इज द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है, लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर करते हैं। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन फैक्ट एनर्जी इज इन फैक्ट स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज सेपरेट हो जाते हैं ना,
चार्ज की सेपरेशन की वजह से वो एनर्जी स्टोर होती है। इसी तरह जो इंडक्टर है, एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी एज व्हाट वी कुड कॉल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है उसे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और रेजिस्टर में भी हम कहते हैं एनर्जी स्टोर होती है। वो जो रेजिस्टर में एनर्जी या पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है, दैट इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हम कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है टू द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो इसमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने वही सर्किट दोबारा यहाँ पे लगाया ताकि इसको हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब इसको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर कहूं कि एक बैटरी सर्किट में लगी हुई है और उस सर्किट में इंडक्टर भी है, ठीक है। तो जो बैटरी है, बैटरी का काम क्या है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी लगा हो, हम कहते हैं कि ऐसा सर्किट जो जिसमें इंडक्टर भी लगा हो, दैट प्रोवाइड्स मच मोर एनर्जी देन एनी अदर सर्किट, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी लगा हो वो क्यों एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस भी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि हम ये जो फिगर, ये जो सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, हम इसको कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि जो बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, कि पार्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी अपीयर्स एज इंटरनल एनर्जी इन द रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह ये एनर्जी जो है, जिसमें ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी लगा उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 हमने कहां से ली थी? दिस इक्वेशन 1 इज एक्चुअली फ्रॉम द किरचॉफ्स रूल, जो लास्ट लेक्चर में जो अभी भी मैंने आपको रिपीट किया। तो किरचॉफ्स रूल से इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई थी कि जो बैटरी की ईएमएफ है, दैट इज टोटल ईएमएफ। ये ईएमएफ बराबर होती है वो पोटेंशियल जो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ या इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, और फिर हम अगर इसको माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब हम इसको हमने एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर हमने फाइंड करनी है, यानी जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, हम कहेंगे एनर्जी वही एनर्जी स्टोर हुई है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमने फाइंड करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन में हर पैरामीटर को आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई इंटू एप्सिलॉन, आई क्या चीज है, आई करंट है यहाँ पे, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस एल, एल इंडक्टेंस है, डी आई ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो I इंटू एप्सिलॉन है, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, और I स्क्वायर जो है, I स्क्वायर R, ये इसे हम कहेंगे दैट इज वी विल रिकॉग्नाइज दैट एज द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, ठीक है। और आगे जो है एल आई और डी आई ओवर डी टी जो है, ये एल इंडक्टेंस है इनटू करंट है, ये वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इसका मतलब ये कि ये वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगी कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इंडक्टर में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम इस एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जो है, इसको मैं यूबी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड या इन द इंडक्टर, ठीक है। तो इफ यूबी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट एनी टाइम, तो फिर हम
इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज हम लिख सकते हैं डी यू बी और डी टी, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है इन द इंडक्टर। तो ऊपर ये वाली टर्म जो है फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाली टर्म डी यू ओवर डी टी के बराबर होगी, और इसको मैंने कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अगर मुझे फाइंड करना हो टोटल एनर्जी, मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये लास्ट में इधर भी dt है इधर भी dt से कैंसिल कर दूंगा, और हमारे पास डी यू बी इज इक्वल टू एल आई डी आई के बराबर आ जाएगा। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, 0 से i तक करूंगा, i इज द मैक्सिमम करंट। हाँ, तो आफ्टर इंटीग्रेशन आई डी आई इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी भला, 1/2 LI² होगी, और आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास ये जो फाइनल रिलेशन आएगा यू बी का, मतलब एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू हाफ LI² के बराबर आ जाएगी। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का, और इस इक्वेशन को हम आगे फिर यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 4 जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि इतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई कब, जब करंट आई पास हुआ। और हम अगर देखें कि ये एनर्जी स्टोर ये सिर्फ डिपेंड कर रही है किस चीज के ऊपर, करंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। कितने जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, और इक्वेशन नंबर 4 जो है दिस इज वेरी सिमिलर टू अवर इक्वेशन नंबर 26.11 जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी U इज इक्वल टू हाफ C इंटू डेल्टा V स्क्वायर। ये कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई थी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई थी, ये वो वाली है। अब अगर हम देखें इक्वेशन 4 और इस केस में, कैपेसिटर के केस में, एनर्जी जो है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ फील्ड। ठीक है, मतलब बैटरी का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड है उस फील्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम अगर देखें, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इसे हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंप्लिसिटी के लिए मैं पिछली जो इंडक्टेंस वाली इक्वेशन थी मैं उसी को यूज करूंगा। वो इक्वेशन कहां पे हमने पढ़ी थी भला, एग्जांपल नंबर 32.1 से मैंने ये मैंने इक्वेशन ले ली। L वाज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर v जहां पे वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड है। यहाँ इसका मतलब मैं ये सोलिनॉइड के लिए ये मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न था, म्यू नॉट क्या था, ये आपको पता है, परमेबिलिटी थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने एक और सोलिनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड हमने ये पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर था। अब मेरे पास L की वैल्यू है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर V, और B की वैल्यू मेरे पास है म्यू नॉट एन आई। अगर मैं यहां से इस इक्वेशन से I की वैल्यू फाइंड करूं, म्यू नॉट और n दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यू बी जो है, जो पीछे इक्वेशन नंबर 4 में जो मैंने पढ़ा दैट वाज इक्वल टू 1/2 LI²। L की वैल्यू यहां से मैंने ये वाली लगा दी, और B की वैल्यू यहाँ से ये वाली यहाँ पे इंसर्ट की, तो मेरे पास जो है यू बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट इंटू V आ गया। V वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैंने फाइंड करना, मैं V को दूसरी तरफ ले जाऊंगा यहाँ पे, तो यू बी ओवर V आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट, राइट। तो अब यू बी ओवर V को, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, उसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यू म्यू बी से। ठीक है, और म्यू बी क्या बता रहा है हमें, जो एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रहा है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा,
अब अगर मैं इसको फिर कंपेयर करूं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो वहां पे हमने जो एनर्जी डेंसिटी थी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज इक्वल टू म्यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर था। ई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड थे। यहाँ पे हमें किसके बराबर ले रहे हैं? 1/1/1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द फील्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इन दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में और मैग्नेटिक फील्ड के केस में रिजेम्बलेंस है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्योंकि आज हमें 32.1 जो एग्जांपल उससे मैंने एक इक्वेशन भी दी है, तो आपने ये तीनों इक्वेशंस और जो लास्ट जो ड्राइव करने के लिए मैंने इक्वेशन दी थी वो तीनों वो वाली इक्वेशन ये एज एन असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवानी होगी नेक्स्ट वीक में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें।